जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे और नियमित रूप से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि अपन पढ़ रहे थे संविधान, तो उसी क्रम में दोस्तों अपन संविधान को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों अपन ने अब तक जो केंद्र स्तर पे समझो या फिर राज्य स्तर पे समझो, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे दोस्तों अपन ने विधायिका को समझ लिया है और कार्यपालिका को समझ लिया है। इनसे संबंधित जो भी चैप्टर हैं उनको अपन ने दोस्तों बारी बारी से समझ लिया है और एक अच्छी समझ के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो अब तक दोस्तों अपन ने क्या क्या समझा है? अब तक दोस्तों अपन ने समझा है विधायिका को समझा है, विधायिका को समझा है और दोस्तों समझा है कार्यपालिका को। विधायिका और कार्यपालिका से संबंधित जो भी चैप्टर है महत्वपूर्ण, उन सबको अपन ने पढ़ लिया है और याद कर लिया। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं दोस्तों। विधायिका के संबंध में दोस्तों अपन ने देखा था कि विधायिका दो स्तर पे कार्य करती है। एक कार्य करती है केंद्र स्तर पे और एक कार्य करती है दोस्तों राज्य स्तर पे। तो विधायिका में केंद्र स्तर पे कौन कार्य करता है दोस्तों? केंद्र स्तर पे विधायिका में कार्य करता है संसद। और संसद के दोस्तों विधायिका के रूप में दो सदन कार्य करते हैं। एक तो दोस्तों करता है लोकसभा और एक करती है राज्यसभा। और इधर से अपन राज्य स्तर पे बात करें तो दोस्तों राज्य स्तर पे विधायिका के रूप में कार्य करता है विधानमंडल। विधानमंडल कार्य करता है और विधानमंडल के भी दोस्तों मोस्टली दो सदन है। एक है दोस्तों विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा वह दोस्तों एक और है विधान परिषद। तो यहां से दोस्तों अपन ने जो विधायिका से संबंधित जो भी चैप्टर है इन सबको बारी बारी से अपन ने सबको पढ़ लिया है और याद कर लिया है। इधर से दोस्तों कार्यपालिका की अपन बात करें तो कार्यपालिका भी दोस्तों दो प्रकार से कार्य करती है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे दोस्तों कौन कौन कार्य करता है और राज्य स्तर पे कौन कौन कार्य करता है? तो केंद्र स्तर पे दोस्तों को अपने समझा था दोस्तों जिस प्रकार से कार्य करते हैं राष्ट्रपति महोदय, जो कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सभी चैप्टर्स को दोस्तों ऑलरेडी अपन ने पढ़ लिया है। इसी प्रकार दोस्तों राज्य स्तर पे अपन ने पढ़ा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता। इन सभी चैप्टर्स को दोस्तों अपने राज्य स्तर पे जो कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है सभी के बारी बारी से एक एक वीडियो को अपन ने समझ लिया है। किसी दोस्त ने अगर इन चैप्टर्स को नहीं समझा है तो इनको देख के एक बार संविधान के ऊपर एक अपनी अच्छी और मजबूत समझ के साथ आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज दोस्तों अपन बात करने वाले हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से न्यायपालिका देश के अंदर कार्य करती है, कौन कौन से इसके कार्य हैं, किस प्रकार से न्यायपालिका का गठन किया गया है संविधान के अंदर। इन सब बिंदुओं को अपन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो न्यायपालिका से दोस्तों संबंधित जो एक बिंदु है दोस्तों, न्यायपालिका से संबंधित एक जो चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट भी कहते हो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी दोस्तों इसको कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय। आज दोस्तों अपन इसी सुप्रीम कोर्ट की बात करने वाले हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी दोस्तों बिंदु हैं उनको अपन समझने वाले हैं। किस प्रकार से दोस्तों होता है इसका गठन, इसके सदस्यों की कौन कौन सी होनी चाहिए योग्यता, किस प्रकार से उनकी होती है नियुक्ति, किसके सामने लेते हैं इनके सदस्य शपथ, कितना होता है कार्यकाल, कितना होता है वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जो सदस्य हैं, जो जज हैं, इनको कौन कौन सी शक्तियां और अधिकार दिए गए हैं। इन सब बिंदुओं को अपन दोस्तों बारी बारी से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं उन सबको अपन यहाँ से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा वीडियो को लाइक करें और अपने जो भी स्टडी ग्रुप है दोस्तों उसमें शेयर करें, ताकि अपनी फैमिली एक बड़ी फैमिली के रूप में उभर के सामने आ सके। अगर दोस्तों आप लोगों का सहयोग और प्यार ऐसे ही बना रहा तो आपको इससे भी और अच्छा, ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा।
तो आइए दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया क्या है कि अपने देश के अंदर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब दोस्तों ये है कि ना तो ये न्यायपालिका है ये कार्यपालिका के अंडर में कार्य करेगी और ना ही विधायिका के अंडर में कार्य करेगी। इसको एक स्वतंत्र रखा गया है। स्वतंत्र दोस्तों इसको इसलिए रखा गया है ताकि जो आम नागरिक है, आम जनता है, उसको न्याय मिल सके। अगर कहीं ना कहीं ये कार्यपालिका या विधायिका के प्रेशर में अगर न्यायपालिका कार्य करेगी तो आम नागरिकों को सही न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए न्यायपालिका को अपने संविधान में स्वतंत्र रखा गया है। तो अपन इसी न्यायपालिका के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अपन पढ़ेंगे दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को कौन कौन से बिंदु इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सभी बिंदुओं का दोस्तों बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों तो अपने संविधान के अंदर, अपने भारत देश के अंदर दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका क्या मतलब है दोस्तों एकीकृत न्यायपालिका? इसका मतलब यह है दोस्तों कि ऐसा नहीं है दोस्तों कि राज्य स्तर पर एक अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई और केंद्र स्तर पर एक अलग न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। न्यायपालिका की जो दोस्तों व्यवस्था की गई है ये एकीकृत रूप में की गई है, एक श्रेणीबद्ध तरीके से की गई है। किस प्रकार से की गई है समझिएगा, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों अपन इसको पार्ट्स में समझना चाहें तो ये है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, ये है हाई कोर्ट और ये है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये दोस्तों इनका नीचे से ऊपर की तरफ अपन बढ़े तो दोस्तों इनकी वरीयता का क्रम बढ़ता चला जाता है। तो इसी एकीकृत व्यवस्था को दोस्तों अपने संविधान में अपनाया गया है कि कोई भी अगर मुद्दा है या कोई भी न्याय से संबंधित बात है तो सबसे पहले अपन उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट में रखेंगे। वहां से न्याय नहीं मिलता है तो फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से भी अपने को न्याय नहीं मिलता है तो अपन सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील दायर कर सकते हैं। तो इसी व्यवस्था को दोस्तों कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका को अपने संविधान में अपनाया गया है। तो यहाँ से आप इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। इससे आगे बात करें दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इसका संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अपने से पूछे तो संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद अपने से पूछे तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों 124 से 147। ये सभी अनुच्छेद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। मोस्टली दोस्तों छोटे एग्जाम में डायरेक्ट अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया तो आपको डायरेक्ट बताना है 124 अनुच्छेद में किया गया है। क्योंकि जो 124 से जो 147 तक के जो भी अनुच्छेद है दोस्तों इनमें सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बातें कही गई है। किसी में शपथ है, किसी में कार्यकाल है, किसी में इसकी शक्तियों का वर्णन है। तो इन सभी जो बीच के अनुच्छेद है इनमें इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो डायरेक्ट मोटा क्वेश्चन पूछे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद है, गठन से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद नंबर 124 आपको बताना है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपन दोस्तों देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, इसको संविधान में किसके अंतर्गत समाहित किया गया है, किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट को अपने संविधान में शामिल किया गया है। तो समझना दोस्तों, अपना जो संविधान दोस्तों जब लागू हुआ था, जब पारित हुआ था, उसमें दोस्तों जो संविधान का एक मैक्सिमम लगभग 250 से ज्यादा आर्टिकल दोस्तों उस समय जो था भारत शासन अधिनियम 1935, तो 250 से ज्यादा आर्टिकल भारत शासन अधिनियम से उठा के संविधान में समाहित कर लिए गए थे। कहने का मतलब यह दोस्तों संविधान का मोटा मोटा हिस्सा कहां से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट को भी दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही उठाकर संविधान में शामिल किया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को समाहित किया गया है। क्या है सुप्रीम कोर्ट को समाहित किया है अपने संविधान में। सुप्रीम कोर्ट को कहां से समाहित किया, कहां से शामिल किया गया है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935
1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 में दोस्तों उस समय क्या व्यवस्था थी? उस समय दोस्तों व्यवस्था थी कि संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी और यही व्यवस्था बाद में उभर कर सामने आई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के रूप में बाद के सामने आई थी दोस्तों। और संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था ही दोस्तों भारत आजाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के रूप में सामने आई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित पूछा जाए कि कहां से समाहित किया गया तो आप इजी रूप में बता सकते हो, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हालांकि दोस्तों इसमें कुछ एक बातें जो स्वतंत्रता वगैरह की कुछ एक बातें वो अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर पार्ट अपन लेके चले दोस्तों तो ये मोटा मोटा हिस्सा इसका समाहित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। उस समय दोस्तों संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम के अनुसार और बाद में इसी को बदल के नाम दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के रूप में इसका नाम किया गया दोस्तों। इससे आगे दोस्तों अपन समझते हैं, अपन देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दोस्तों गठन है, गठन से संबंधित क्या क्या बिंदु ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, अपन दोस्तों उनको समझते हैं। तो गठन से संबंधित बिंदु दोस्तों याद रखिएगा। जब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जब गठन किया गया उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे, कहने का मतलब कितने मजिस्ट्रेट थे, कितने न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखना दोस्तों पूछा जाता है। एक तो था दोस्तों उस समय मुख्य न्यायाधीश और 7 थे अन्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीश थे उस समय 8। तो दोस्तों उस समय टोटल जज थे जिसको आप न्यायाधीश कहते हो, 8 मजिस्ट्रेट थे। अगर दोस्तों आपको वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में दोस्तों 30 तो हैं अन्य न्यायाधीश और 1 है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश। इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा 7 + 1 8 और 30 + 1 31। वर्तमान में ये दोस्तों पूछा जाता है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 31 हैं। अब दोस्तों जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको बढ़ाया गया। अब कई बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है, तो ध्यान देखना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों इसको कौन बढ़ा सकता है, इसको दोस्तों बढ़ा सकती है संसद। संसद है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। और ये कब बढ़ाया है दोस्तों, जो 31 जो न्यायाधीशों की संख्या की गई, ये कब की गई, ये दोस्तों 2008 में एक अधिनियम लाया गया था। 2008 में दोस्तों अधिनियम लाया गया था और दोस्तों 2009 में अधिनियम पारित हो गया था। 2009 में अधिनियम पारित हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अब 31 कर दी जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 2008 में अधिनियम लाया गया और 2009 में वो पारित हो गया। तो कब बढ़ी, 2008-9 में बढ़ी थी दोस्तों, 31 कर दी गई थी और अभी वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 31 ही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रारंभिक न्यायाधीशों की संख्या और वर्तमान न्यायाधीशों की संख्या स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव बनता है। चलिए दोस्तों थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित गठन से संबंधित दोस्तों आपको अनुच्छेद पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का गठन है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद दोस्तों आपको याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 124 का या 124(1) के तहत इसका गठन किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, गठन अपन ने समझा, इसके बाद देखते हैं दोस्तों नियुक्ति। सॉरी दोस्तों, अपन समझेंगे दोस्तों नियुक्ति कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किस आधार पे की जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति से संबंधित अपन आर्टिकल देखें तो नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल अनुच्छेद नंबर दोस्तों 124 क्लोज 2 या 124 ख अनुच्छेद इससे संबंधित है। अब नियुक्ति दोस्तों करता कौन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है, काफी बार पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति करते हैं। क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जो मन आता है उसी को बना देते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिर आपके मन में दोस्तों सवाल आएगा कि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से, और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो क्या यहाँ पे प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई योगदान होता है इन जजों की नियुक्ति करने में? राष्ट्रपति को क्या ये सलाह देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। यहाँ से भी तो नियुक्ति है दोस्तों, नियुक्ति में कुछ अलग है। राष्ट्रपति किस आधार पर नियुक्ति करते हैं इसको आप थोड़ा समझिएगा दोस्तों।
तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति, लेकिन सलाह से किसकी करते हैं? सलाह से करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह से ही करते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे जज ही ये डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसे किसे चुना जाएगा, ना कि कार्यपालिका और विधायिका का यहाँ पे कोई रोल दोस्तों नहीं होता है। तो और दोस्तों ये तो था दोस्तों पुराना सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी सलाह दे देते थे कि इस व्यक्ति ये कानून का अच्छा जानकार है या अच्छा ज्ञाता है, तो उसी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। लेकिन अब दोस्तों थोड़ा वर्तमान में थोड़ा बदल चुका है। वर्तमान में किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो वर्तमान में दोस्तों ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से, वर्तमान में दोस्तों इनकी नियुक्ति है वो एक कॉलेजियम सिस्टम, नाम ला याद रखना, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे की जाती है। कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम के आधार पे इनकी नियुक्ति की जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा 4-5 जो न्यायाधीश हैं उनकी एक कमेटी गठित कर दी जाती है। तो उनमें 4 तो होते हैं अन्य न्यायाधीश और 1 होता है मुख्य न्यायाधीश। तो 5 न्यायाधीशों की दोस्तों एक कमेटी गठित की जाती है और वो कमेटी ये डिसाइड करती है कि किसको बनाना है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, और वो प्रस्ताव बना के भेजती है किसके पास में? राष्ट्रपति महोदय के पास में, और फिर राष्ट्रपति महोदय उसी व्यक्ति को बना देते हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। तो अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर अब की जाती है नियुक्ति। कॉलेजियम सिस्टम क्या है ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चलिए थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से इसके वर्णन से संबंधित, गठन से संबंधित और नियुक्ति किस आधार पर होती है ये सब बिंदु आपको समझ में आ चुके होंगे और याद हो चुके होंगे। अगर याद हो चुके हो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हुए दोस्तों तो एक बार रिकॉल करके वीडियो को वापस देखिएगा, आपको यहां से याद करके ही जाना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन ने देख ली दोस्तों नियुक्ति, तो नियुक्ति के बाद में दोस्तों अपन देखेंगे योग्यता कि जो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश हैं तो ये बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी जरूरी है, कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता। जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता देखी थी, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता देखी थी, उसी प्रकार की दोस्तों एक जो योग्यता है ये सब में कॉमन रहती है। कौन सी योग्यता है दोस्तों? वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। यह दोस्तों अनिवार्य योग्यता है सभी प्रकार के संवैधानिक पदों के अंदर। अब दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं वो जन्म से भारत का नागरिक वो हो सकता है बाद में भी अगर उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता है। यूपीएससी कई बार ये लिख देता है कि क्या जरूरी है कि वह भारत का जन्म से नागरिक हो, तो जन्म से जरूरी नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगली योग्यता के बारे में दोस्तों अपन बात करना चाहें तो अगली योग्यता को समझिएगा। अगली योग्यता में दोस्तों बताया गया कि कम से कम वह व्यक्ति किसी हाईकोर्ट, एक हाईकोर्ट में या एक से अधिक हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक मजिस्ट्रेट या जज रह चुका हो। तो ध्यान रखना दोस्तों, कम से कम एक या अधिक, कम से कम एक या अधिक हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो या न्यायाधीश रह चुका हो, वो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। कम से कम एक या अधिक हाई कोर्ट का मतलब क्या है दोस्तों? मानो कि उसने एक हाई कोर्ट में कार्यकाल किया है 1 साल का, एक किसी दूसरे हाई कोर्ट में कार्यकाल किया है 2 साल का, और तीसरे हाई कोर्ट में कार्यकाल किया है 2 साल का। तो 2 और 1 मिला के टोटल होती है 5 वर्ष। तो अगर अलग अलग हाईकोर्ट में भी उसने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य है। इसका मतलब ये है। इसी के अंदर दोस्तों अगर ये योग्यता कोई व्यक्ति नहीं फुलफिल करता हो तो ध्यान रखना है, दूसरे पॉइंट के अंदर अलग अलग पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का 5 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं रहा हो तो उसके लिए और क्या योग्यता हो सकती है? और है दोस्तों कम से कम
एक या अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, या तो 5 साल तक किसी हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट रहा हो या फिर 10 साल तक किसी हाईकोर्ट में वकालत या वकील के पद पे कार्य कर चुका हो, तो वो व्यक्ति रखता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता। एक और पॉइंट दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो, अगर कोई व्यक्ति ये भी फुलफिल नहीं करता है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय की नज़र में कानून का ज्ञाता है और वो भारत का नागरिक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति महोदय डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। तो ध्यान रखना है, एक जो मेन योग्यता है वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी योग्यता में अगर तीनों पॉइंट में से भी कोई एक पॉइंट कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। योग्यता से संबंधित बिंदु दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों शपथ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनको शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और दोस्तों ये त्यागपत्र किसे देते हैं, त्यागपत्र भी दोस्तों ये राष्ट्रपति महोदय को ही सौंपते हैं। तो दोनों बिंदु आप ध्यान रख सकते हो, शपथ भी राष्ट्रपति महोदय, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति महोदय, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय। कुल मिला के सब कुछ राष्ट्रपति महोदय ही कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर शपथ से संबंधित आपको आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 6 ये आर्टिकल है शपथ से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला बिंदु अपन देखते हैं कार्यकाल, कितना होता है इनका कार्यकाल। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों का जो अधिकतम कार्यकाल की सीमा है वो 65 वर्ष है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी तो उस न्यायाधीश को या उस जज को वो सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। तो मैक्सिमम आयु सीमा की यहाँ पे बताया गया है 65 वर्ष, मिनिमम आयु सीमा का यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश हैं या मजिस्ट्रेट हैं, इनको जो हटाने की जो विधि क्या है या प्रक्रिया है उसको समझते हैं। तो हटाने की विधि को समझते हैं दोस्तों, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो मोटे तौर पे दोस्तों अगर अपन कहीं थोड़ा कंपेयर करके चले तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इसी प्रकार की पद्धति से हटाया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इनके लिए जो हटाने से संबंधित प्रक्रिया है ये इसमें महाभियोग संबंधी इस प्रकार के कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता है। किस प्रकार से होती है इनकी पद्धति, तो उसको थोड़ा समझते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, एक तो दोस्तों साबित कदाचार और असमर्थता, ध्यान रखिएगा दो बिंदु, साबित कदाचार व असमर्थता। साबित कदाचार का दोस्तों क्या मतलब है, साबित कदाचार का मतलब यह है कि अगर वो किसी टाइप से करप्ट मिलता है, वो रिश्वत वगैरह लेता है, अगर ऐसा पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। या फिर क्या मिलना चाहिए, असमर्थता, मतलब वो अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, वो अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में अगर असमर्थ नजर आता है तो भी दोस्तों उसको हटाया जा सकता है। तो ये अगर कोई दो कंडीशन है तो ही दोस्तों इन दोनों में से कोई अगर एक कंडीशन होती है तो उसको हटाया जा सकता है। अब किस प्रकार से हटाया जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा इनको जो हटाने की विधि है इसमें दोस्तों सबसे पहले होती है संसद, और संसद में दोस्तों क्या होता है, एक होती है अपनी लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में, लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, राज्यसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, 50 सदस्यों का की सहमति चाहिए। 50 सदस्य अगर सहमति दे तो ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब मानो कि अगर
सहमति दे भी दी तो उसके बाद में दोनों सदनों के द्वारा अगर उस प्रस्ताव के को 2/3 सदस्य, दोनों सदनों के 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित कर दें और वो पारित करके दोस्तों भेज देते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास और राष्ट्रपति महोदय भी उसके ऊपर अपने साइन कर देते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको पद से मुक्त होना पड़ेगा। 2/3 सदस्य, इन सदनों के 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित करते हैं और पारित करने के बाद भेजते हैं, कहां भेजते हैं? राष्ट्रपति महोदय के पास में। और राष्ट्रपति महोदय अगर इस प्रस्ताव को पारित करते हैं तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से इस्तीफा देना होगा दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसको हटाने की प्रक्रिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों 100 और 50 सदस्यों की अगर सहमति होगी तो ही प्रस्ताव को लाया जा सकता है, अदरवाइज दोस्तों प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता। तो इस बिंदु को दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट को जो हटाने की जो विधि है, इससे संबंधित आर्टिकल आपको अगर ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो। आर्टिकल नंबर 124 क्लोज 4 और 124 क्लोज 5। 124 क्लोज 4 और 124 क्लोज 5 जो आर्टिकल है दोस्तों, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इनको हटाने से संबंधित है। यहाँ से दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, एक जो अपने न्यायाधीश थे उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव वो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों वी रामास्वामी। तो यहाँ पे एक अपवाद के रूप में याद रख सकते हो दोस्तों, एक अपवाद था। क्या था वो अपवाद? वी रामास्वामी। वी रामास्वामी, इसको समझिएगा दोस्तों। वी रामास्वामी वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ संसद में उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन दोस्तों वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और पारित नहीं होने की वजह से दोस्तों उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और इनको नहीं हटाया गया। तो लाया किनके खिलाफ गया था? तो वी रामास्वामी का आप नाम ध्यान रख सकते हो। आज तक दोस्तों कोई भी सुप्रीम कोर्ट का एक भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसको इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया हो, क्योंकि दोस्तों अगर कहीं ना कहीं इसको हटाया जाता है तो अपने लोकतंत्र को एक चुनौती होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो काफी हद तक सभ्य हो और पूरी तरह से कानून का ज्ञाता हो और किसी भी प्रकार से जो अपना संविधान है उसका उल्लंघन नहीं करे। उसी व्यक्ति को सभी बातों को ध्यान में रखकर उस व्यक्ति को चुना जाता है। तो आज तक ऐसा दोस्तों हुआ नहीं है, हालांकि इसके खिलाफ लाया गया था लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। चलिए दोस्तों थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपन इसके आगे के बिंदु फिर उसके बाद में समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, एक बार थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। अब दोस्तों इसके जो भी आगे के बिंदु हैं दोस्तों अपन बारी बारी से समझेंगे और सभी बिंदुओं को अपन इस प्रकार से समझेंगे कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में अगर अपना सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे छोटे कंपटीशन एग्जाम में आओ या बड़े कंपटीशन एग्जाम में आओ, अपना क्वेश्चन बनना चाहिए हर हालात में दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट बिंदु दोस्तों यहाँ पे समझते हैं इनके वेतन से संबंधित, कि कितना मिलता है इनको वेतन। तो वेतन से संबंधित बिंदु दोस्तों ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2,80,000 रुपये दोस्तों। और जो अन्य न्यायाधीश है दोस्तों, अन्य न्यायाधीशों को दोस्तों वेतन मिलता है 2,50,000 रुपये। तो आप ध्यान रख सकते हो वेतन से संबंधित बिंदु। अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये और मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 रुपये। जिस प्रकार से आपने समझा था राष्ट्रपति को 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख। तो इस प्रकार से दोस्तों इनके वेतन का जो डिवाइडेशन है वो किया गया है। अब दोस्तों एक दो शब्द आएंगे तो अपन इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। कौन से शब्द हैं? एक दोस्तों शब्द आएगा तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश दोस्तों क्या होते हैं समझिएगा एक बार। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश ये दोस्तों होते क्या हैं? इनको दोस्तों इंग्लिश में आपको कई जगह लिखना मिल जाएगा एडॉक न्यायाधीश। एडॉक, आपको एडॉक भी मिल जाएगा। एडॉक या ये तदर्थ न्यायाधीश दोस्तों ये होते क्या है? सी आएगा दोस्तों एडॉक। एडॉक या ये तदर्थ न्यायाधीश दोस्तों होते क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो गणपूर्ति होती है दोस्तों, गणपूर्ति जिसको दोस्तों आप लोकसभा या संसद के अंदर या कोरम भी कहते हो, लोकसभा राज्यसभा में कोरम, गणपूर्ति या कोरम। अगर दोस्तों गणपूर्ति अपने सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, कोरम संख्या पूरी नहीं होती है, तो उस सूरत में दोस्तों होता क्या है
कि दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो उस समय एज ए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह कार्य करने लगते हैं, तो उसी को कहा जाता है दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश। आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, गणपूर्ति की अगर अपूर्ण होती है, गणपूर्ति क्या होती है, अपूर्ण होती है, तो क्या होता है दोस्तों, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, हाईकोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्य के लिए बुला लिया जाता है, और उस समय वो एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने लग जाता है। इसी को दोस्तों कहा जाता है एडॉक या तदर्थ न्यायाधीश। अब ये किस आधार पे बुलाया जाता है दोस्तों, इसके लिए काफ़ी चीज़ें बताई हैं दोस्तों, कि पहले उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको सूचना भेजी जाती है कि हमें एक न्यायाधीश चाहिए आपके न्यायालय से। फिर वो दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार नाम डिप्यूट करता है कि इस व्यक्ति को भेजना है सुप्रीम कोर्ट में, और फिर वो राज्यपाल को सूचित करता है, फिर वो राष्ट्रपति को सूचित करता है, उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है, फिर राष्ट्रपति दोस्तों वो वहाँ से नाम नॉमिनेट करता है और उसको बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पद्धति से दोस्तों होके इनको गुजरना पड़ता है। तो अपने को मोटे तौर पर याद रखना है तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको बुलाया जाता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है दोस्तों। इनसे संबंधित आर्टिकल दोस्तों अपने पूछा जाए तदर्थ न्याय से संबंधित आर्टिकल, ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 127 है इससे संबंधित, अनुच्छेद नंबर 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब दोस्तों एक और शब्द आता है इसमें, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हालांकि कम पूछा जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये क्या होता है दोस्तों, सेवानिवृत्त न्यायाधीश का मतलब यह है दोस्तों, जिस प्रकार से गणपूर्ति अपन ने ऊपर समझा था कि कोरम के अंदर दोस्तों, कोरम या गणपूर्ति में अगर पर्याप्त मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होते हैं, तो उस सूरत में दोस्तों क्या होता है, कई बार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी अल्पकालीन समय के लिए, कुछ लघु समय के लिए बुला लिया जाता है, और उस समय वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भांति ही कार्य करते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों कोरम में जब पूर्ति नहीं होती है, अपूर्ण रहता है, तो ये इनको बुलाया जाता है। तो इससे संबंधित आर्टिकल अपने को दोस्तों अगर पूछे तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद नंबर 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है दोस्तों। इससे आगे अगर दोस्तों अपन देखना चाहें तो अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इसके कुछ एक शक्तियाँ और कार्य में, हालांकि इतना बड़ा जब इसको बनाया गया तो कुछ एक इसको शक्तियाँ और पावर्स भी दिए होंगे, तो अपन उनको समझते हैं दोस्तों। तो क्या देखेंगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ व कार्य। तो समझिएगा दोस्तों, इसको कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट को, अपन इनको थोड़ा डिटेल से समझते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पर समझेंगे दोस्तों, मूल अधिकारित्व की शक्ति कौन सी है, मूल अधिकारिता की शक्ति या मौलिक शक्ति भी दोस्तों इसको कहा जाता है। इसके अंदर दोस्तों क्या शामिल है, इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स को आप शामिल कर सकते हो, 3-4 पॉइंट्स को याद रख सकते हो। ये किस आर्टिकल के तहत बताई गई है, आर्टिकल नंबर ध्यान रखो तो ध्यान रख सकते हो, अनुच्छेद नंबर 131 में इसका प्रावधान बताया गया है। अब दोस्तों इसके अंदर बताया क्या गया है, तो इसको अंदर दोस्तों समझिएगा, अगर दोस्तों एक राज्य और इधर से भी एक राज्य, कहने का मतलब 2 राज्यों में अगर कोई आपसी विवाद होता है तो उससे संबंधित मुद्दा है वो कहाँ पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और वो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। दूसरा बिंदु, एक साइड से दोस्तों अधिक राज्य हों, एक से अधिक राज्य हों, और एक साइड एक राज्य हो, तो इनसे संबंधित मुद्दा भी दोस्तों कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक साइड दोस्तों क्या हो, राज्य हो, और एक साइड से केंद्र हो, तो भी दोस्तों जो मुद्दा जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक साइड से दोस्तों अधिक राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो, और एक साइड से केंद्र सरकार हो, तो उनके बीच में भी दोस्तों कोई भी मुद्दा है तो उसका फैसला है, उसका समाधान कहाँ होगा, उसका समाधान सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो इनको दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
आपसी दो राज्यों या फिर दो राज्यों व केंद्र सरकार के बीच में जो भी दोस्तों मुद्दा बनता है उसका फैसला वो सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इन 3-4 बिंदुओं को आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक अपवाद है, उस अपवाद को ध्यान रखना है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो नदी जल विवाद है दोस्तों, तो नदी जल विवाद से संबंधित मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, नदी जल विवाद जैसे अपन ने बताया दोस्तों, अगर एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई मुद्दा है तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन नदी जल विवाद भी कई बार 2 राज्यों के बीच में होता है, लेकिन अगर नदी जल विवाद से संबंधित मुद्दा है तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। ये दोस्तों एक अपवाद है, इसको आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो नदी जल विवाद से संबंधित आर्टिकल दोस्तों आप याद रखना चाहो तो आर्टिकल नंबर 262 है। 262 आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यों नदी जल विवाद को किस प्रकार से कौन से न्यायालय में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ जो मूल अधिकारिता की शक्ति है ये आपको समझ में आ चुकी होगी। अब दोस्तों थोड़ा बढ़ते हैं आगे, थोड़े आगे के बिंदुओं को समझते हैं। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं दोस्तों एक बार। तो दोस्तों अगर आप धीरे धीरे बिल्कुल हड़बड़ाओगे नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपके सब कुछ याद होएगा। जब आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लो उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप की आपके पास बुक है उससे आप ऑब्जेक्टिव जरूर बनाओ, ताकि आपको पता चले आपने कितना सीखा है, कितना पढ़ा है और आपकी अपनी नॉलेज को आप और ज़्यादा इंप्रूव कर सको। तो जो अपन पहली शक्ति अपन देखते हैं मूल अधिकारिता की शक्ति देखी दोस्तों, दूसरी शक्ति के बारे में अपन समझेंगे रीट अधिकारिता की शक्ति। दूसरी शक्ति कौन सी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों, रीट अधिकारिता की शक्ति, रीट अधिकारिता, रीट अधिकारिता की शक्ति दी गई है। तो सभी को पता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रीट जारी करने का दोस्तों इसको अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। तो कितनी प्रकार की रीट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। रीटों से संबंधित आपको डिटेल में अगर एनालिसिस करना है तो दोस्तों रीटों से संबंधित वीडियोस पुराने मैं डाल चुका हूँ, आप वहाँ से 5 ही रीट को एक अच्छे तरीके से, भली भांति तरीके से समझ सकते हो कि किस प्रकार से रीट जारी होती हैं और किस प्रकार से इनका पालन होता है। तो यहाँ से अपन याद रखेंगे रीट अधिकारिता की शक्ति है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है दोस्तों। अगला बिंदु अपन दोस्तों यहाँ से याद रखना चाहें तो याद रखेंगे दोस्तों अभिलेख न्यायालय के रूप में एक कार्य करता है। और इसकी शक्ति क्या है, अभिलेख न्यायालय है दोस्तों, अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 129 के तहत यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय की तरह भी कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी मुद्दे पे कोई निर्णय दिया जाता है तो वो स्वयं उस सुप्रीम कोर्ट के लिए और उसके अधीनस्थ सभी प्रकार के कोर्ट्स के लिए या न्यायालयों के लिए वो एक कानून की तरह माना जाएगा, वो कानून की तरह कार्य करेगा दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई किसी विवाद या मुद्दे पे कोई निर्णय दिया जाता है तो वो निर्णय दोस्तों उसके स्वयं के लिए वह निचले न्यायालयों के लिए, निचले न्यायालयों के लिए कानून की तरह कार्य करेगा, मतलब कानून बन जाएगा, कानून की तरह कार्य करेगा। इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर सकता हूं तो रीट से संबंधित और अभिलेख न्यायालय को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके आगे बात करते हैं दोस्तों अपीलीय न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट है, अगली शक्ति की बात करें तो एक अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय का क्या मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार से अपने प्रारंभ में देखा था कि अपने देश में वो एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो सबसे ऊपर होता है दोस्तों वो होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे क्या होता है दोस्तों हाई कोर्ट, और उससे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो अपीलीय न्यायालय का मतलब कि अगर कोई मुद्दा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है कोई फैसला, तो अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो फिर अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सभी
प्रकार के विवाद से संबंधित मुद्दों पे इनमें फैसले नहीं ऊपर अपील नहीं की जा सकती। कुछ एक विशेष परिस्थितियां बताई गई हैं, आप अगर डिटेल से इनकी शक्तियां पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अपने को ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बाद अपील कहाँ की जाती है, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद में अपील कहाँ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। तो अपीलीय न्यायालय से संबंधित शक्ति आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि सलाहकारी, इसको एक अधिकार दिया गया, सलाहकार का अधिकार, सलाहकारी अधिकार इसको दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। सलाहकारी अधिकार के अंदर दोस्तों अपने पहले राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी समझा था कि आर्टिकल 100 अनुच्छेद नंबर, दोस्तों अपन ने वहां पे भी देखा था, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत सलाह मांग सकता है। लेकिन उस सलाह या राय को राष्ट्रपति माने या नहीं माने वो उसकी स्वयं की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों क्या करता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर इससे आगे अपन बात करना चाहें दोस्तों तो न्यायिक पुनर्विलोकन की इसको एक शक्ति प्राप्त है दोस्तों। नंबर 6 नंबर की बात करना चाहें, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब ये क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये है दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पे या किसी बिल के ऊपर या वो कोई फैसला सुना देता है, तो फैसला सुनाने के बाद उसको पुनः से भी दोस्तों उसका मंथन करने का, उसका विचार करने का उसको अधिकार है। वो पुनः अपने दिए हुए फैसले को चेंज भी कर सकता है, पुनः उसको देख सकता है, दोबारा उस फैसले को बदल सकता है। और जैसे कि आपको लोगों को पता है दोस्तों कि प्रारंभ में दोस्तों जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना को मूल अधिकार का, सॉरी दोस्तों, मूल संविधान का भाग नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बाद में दोस्तों इसी न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उसने बाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग मान लिया था। तो इसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है अपने खुद के निर्णयों में भी। और निचले स्तर के जो न्यायालय हैं दोस्तों, उनके द्वारा अगर कोई फैसला दिया जाता है तो कोई व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं है तो वो मुद्दा आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उसका भी वो न्यायिक पुनर्विलोकन करता है। उसका मतलब फिर से उस मुद्दे के ऊपर वो मंथन करता है और वो अपना फैसला सुनाता है। तो यही होता है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। इससे संबंधित काफी आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 32 है, 137 है, 13 है, काफी सारे इससे संबंधित आर्टिकल आप याद रख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अपन अगली शक्ति की बात करना चाहें तो एक अन्य शक्ति के रूप में अपन याद रख सकते हैं एक दो अन्य शक्तियों को। अन्य शक्तियां दोस्तों कौन कौन सी हैं, तो अन्य शक्तियों में दोस्तों अपन याद रख सकते हैं कि एक तो दोस्तों ये संविधान का व्याख्याता होता है। संविधान की जो स्पष्ट व्याख्या है दोस्तों वो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो याद रखोगे दोस्तों, संविधान का व्याख्याता होता है, संविधान का व्याख्याता होता है। और दोस्तों क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और दोस्तों आप कह सकते हो जो संविधान का संरक्षक होता है, संविधान को संरक्षण प्रदान करता है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या कहीं ना कहीं संविधान का अगर विरोध होता है, संविधान का अपघटन होता है, तो दोस्तों उसकी जो संबंध में जो शिकायत है वो डायरेक्ट दोस्तों कहाँ की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो इसको अपन संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो संविधान का व्याख्याता इसको माना जाता है, संविधान का संरक्षक भी इसको कहा जाता है, संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भी बिंदु थे, जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, अपन ने सभी को देख लिया, सभी को बारी बारी से याद कर लिया। अगर एक बार में वीडियो दोस्तों देखने से याद नहीं हो तो एक बार उसको रिवर्स करके वापस देखिएगा। जो नोट्स है दोस्तों, अपने नोट्स आप जितने ज्यादा शॉर्ट्स बनाओगे उतने ही ज्यादा आपको रिवीजन करते समय आपको फायदा होने वाला है। तो नोट्स दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि जितने ज्यादा शॉर्ट्स हो उतने ही ज्यादा आपको फायदेमंद होने वाले हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब रिवाइज करो तो आसानी से आप चीजों को रिवाइज कर सको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, मेरे द्वारा बताए गए ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप ऑब्जेक्टिव बुक उठाइए और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। खाली वीडियो मात्र देखने से दोस्तों आपका भला होने वाला नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए अपने चैनल के थोड़ा सपोर्ट करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी
आगे बढ़ने का, पढ़ने का अवसर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।